पाकिस्तान का बेहतरीन स्नाइपर, दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाला, दूर मार निशाने में सबको पीछे छोड़ने वाला, पाकिस्तान के दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाने वाला, पाकिस्तान आर्मी की शान, दुश्मन के लिए दहशत की अलामत, शानी जी राजू, और दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम SS, पाकिस्तान के सबसे मशहूर एक्शन नॉवल का दूसरा हिस्सा, रियाज आकिब कोहलर के कलम से निकला एक और शाहकार। गुलगारे की छोटी बहन रणा की शादी में शिरकत का मौका मुझे आसानी से मिल गया था। रात को मैंने चंद बार गुल का नंबर मिलाया, मगर उसने शायद मोबाइल फोन को पक्का ही बंद कर दिया था। सख्त नाराज लग रही थी, लेकिन यकीन था कि मेरी आमद पर उसकी नाराजगी खत्म होने में देर न लगती। दूसरे दिन मैंने रोमा और पलवशे के साथ जाकर शमरेज चचा और उसके बच्चों के लिए तहाइफ खरीदे। उसी रात को हम जाने को तैयार थे। मैंने रोमा को आने की दावत दी, मगर अब्दुल्लाह की वजह से उसने इनकार में सर हिला दिया। अम्मी जान भी अपने भाई और उसके बच्चों को मिलना चाहती थी, और माँ की वजह से अदील भी मचल उठा था। पलवशा के इसरार पर हम अपनी कार में ही रवाना हुए थे। ड्राइविंग सीट भी उसी ने संभाली थी। माँ जी और अदील तो जल्द ही सो गए, मगर मौसूफा ने मुझे 1 मिनट भी सोने की इजाजत न दी। सुबह का नाश्ता हमने डेरा इस्माइल खान में जाकर किया। आगे ड्राइविंग सीट मुझे संभालना पड़ी, क्योंकि वो सीट से टेक लगाकर इत्मीनान से सो गई थी। गिरदावी चेक पोस्ट तक सड़क हमवार है, उसके बाद पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं। वाना पहुंचकर हम अंगूर अड्डे की सड़क पर मुड़ गए। दिन के 11 बजे हम अंगूर अड्डे पहुंच गए थे। अदील और अम्मी जान को मामू के घर छोड़कर हम कमांडर नसरुल्लाह खोजल खेल को मिलने चल दिए। काफी देर गपशप की, पुराने दोस्तों और वाकिफकारों का जिक्र हुआ। मेरी क्लैशनकोफ अब तक उनके पास महफूज पड़ी थी। हिफ्ज़े मातक़द्दुम के तौर पर मैंने ले ली कि आगे उसकी जरूरत पड़ सकती थी। वो रात हमने पलवशा के मामू के यहाँ गुजारी थी। अगले दिन सुबह सवेरे रवाना हुए। अंगूर अड्डे चेक पोस्ट पर अपना सर्विस कार्ड दिखाकर हमें आसानी से आगे जाने की इजाजत मिल गई थी। रास्ता मुझे मालूम था। खागाबो तक सड़क या गाड़ी रास्ता मौजूद नहीं था। मजबूरन हमें कार पलवशे के मामू के घर छोड़ना पड़ी। पलवशे ग्लॉक 19 लाना नहीं भूली थी। चेक पोस्ट से थोड़ा आगे आते ही उसने बुर्का उतार दिया था। उसने बैग लेने को हाथ बढ़ाए, बोली ये मुझे दे दो। मैं हंसा, क्या ये मुमकिन है? वो चाहत से बोली, राजू मुझे इतना नाजुक भी ना बनाए। मैंने कहा, मेरे लिए तो फूल से नाजुक, कली से कोमल और कोंपल से मुलायम है मेरी पलवशे। वो लाड से बोली, पिटाई करते हुए तो ये भूल जाते हो। मैं वारफ्तगी से बोला, हाथ ना टूट जाए जो तुम्हारी पिटाई करूं। उसने मुंह बसूरते हुए मतून, क्या भूल गया है कितनी पिटाई की थी? और ये ताना वो पहली बार नहीं दे रही थी। हर ऐसे मौके पर याद दहानी करवाना वो फर्ज ख्याल करती थी। मैं मुसमुसे लहजे में बोला, शादी के बाद तो हाथ भी नहीं लगाया। वो नाज से बोली, कोशिश तो करते। मैंने कहा, इतनी जुर्रत कहाँ? उसने मौजू तब्दील करते हुए कहा, रणा लोगों को अपनी आमद से आगाह कर दिया है। मैंने नफी में सर हिलाया, फोन बंद जा रहा है। वो मानी खेज लहजे में बोली, काफी लाडली लगती है। मेरे लबों पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसका गिला बजा है। मैं वादा करके भी न जा सका। सच में छुट्टी आऊं तो तुम्हारे अलावा कुछ सूझता ही नहीं। उसने मुस्कुराते हुए मेरे पेट में उंगली चुभोई। झूठे, मैंने तो आपके साथ ही आना था। मैंने बात बनाई, जब तुम्हारे अलावा कुछ सूझता ही नहीं है तो वादा कैसे याद रहता? मेरा बाजू खींचते हुए वो सामने आई, सर मेरी छाती पर टेकते हुए गुलूगीर हुई। राजू, बार बार इकरार करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आपके लिए क्या हूँ। मैंने छेड़ा, भीतरी खुद ही तो पूछती रहती हो, बताओ कितनी प्यारी हूँ, कैसी लगती हूँ, कितना याद आती हूँ, और अब इकरार की जरूरत नहीं। होंठों पर खफीफ हंसी लिए उसने अलहदा होकर आगे कदम बढ़ाए। रणा की शादी कहाँ हो रही है? मैंने नफी में सर हिलाया, पता नहीं। वो कुरेद कुरेद कर चचा शमरेज के कुंबे के मुतालिक तफसील पूछती रही। गुलगारे के बारे में उसे पहले भी तफसील से बता चुका था, अब दोबारा सब कुछ दोहराने लगा। दोपहर को एक चश्मे के किनारे रुककर खाना खाया और फिर चल पड़े। रात हमने एक गार में गुजारी। तलागंग की गर्मी से झुलसे अजसाम को वजीरिस्तान की सर्दी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही थी। लिहाफ कंबल वगैरह तो था नहीं, सर्दी से बचने को आग जलाना पड़ी। पलवशे तो आराम से मेरी गोद में सर रख कर बुर्का ओढ़ कर लेट गई थी। मैं गार की दीवार से टेक लगाए ऊँघता रहा।
अगले रोज तुलुए आफताब से पहले ही हम रवाना हुए। ये वही रास्ता जिस पर कभी बर्फबारी और सर्द हवाओं से लड़ता हुआ मैं गुलगारे के दरवाजे पर जा गिरा था। आज मौसम साफ था। सुपहर ढले हम आखिरी ढलान पर चढ़ रहे थे। ढलान के खात्मे पर चचा शमरेज के घर का दरवाजा था। करीब जाकर मैंने दस्तक दी। दरवाजा समर खान ने खोला था। मुझे देखते ही वो चीख कर लिपट गया था। लाला जान। मुझसे अलहदा होकर उसने पलवशे के सामने सर झुकाया। पलवशे बाजी क्या हाल है? वो हैरान रह गई। अरे तुम मुझे जानते हो? वो फखरिया लहजे में बोला, अगर आप लाला जान के साथ न आई होती तब भी पहचान लेता। हम अंदर दाखिल हुए। रणा बावर्ची खाने के दरवाजे पर खड़ी थी। शायद समर के चलाने की आवाज ने उसे बाहर झांकने पर मजबूर किया था। मुझे देखते ही वो लाला जान कहते हुए भागी, लेकिन करीब आते ही झिझक कर रुकी और मेरा हाथ थामते हुए सर झुका दिया। पहले वो लिपट जाया करती थी, लेकिन तब उसका बचपना था और अब वो भरपूर जवान नजर आ रही थी। उसके सर पर हाथ रखते हुए मैंने शफकत से पूछा, कैसी है मेरी बहादुर बहन? वो बोली, बिल्कुल ठीक। मेरा हाथ छोड़कर वो पलवशे से लिपट कर बोली, शुक्र है लाला ने आपकी ज़ियारत करवा दी, वरना अब तो हमें लगने लगा था कि पलवशे बाजी का कोई वजूद ही नहीं है। पलवशे धीरे से मुस्कुरा दी। बहन भाई की वारफ्तगी उसे हैरान कुन लगी थी। पहली बार ही वो इस चाहत से मिल रहे थे जैसे पलवशे उनकी बरसों की शिनासा हो। मैंने पूछा, चचा कहाँ हैं? रणा बोली, बाजी को छोड़ने गए हैं, आते ही होंगे। मैं शरारती लहजे में बोला, मेरी गुड़िया इतनी बड़ी तो नहीं हुई कि चचा शमरेज को शादी की जल्दी पड़ गई? सर झुकाते हुए वो हया आलूद लहजे में बोली, बाजी तो कह रही थी आप नहीं आएंगे। मैंने कहा, ऐसा भला हो सकता है? वो बोली, आने की इत्तला क्यों न दी? हमें अंदर चलने का इशारा करते हुए उसने गिला किया। चारपाई पर निशिस्त संभालते हुए मैंने कहा, दूसरा दिन है, गुल का फोन बंद जा रहा है। रणा हंसी। आपका इनकार सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया था। वैसे आप बाबा जान के नंबर पर कॉल कर लेते। मैंने नफी में सर हिलाया। मेरे पास चचा जान का नंबर नहीं था। चचा शमरेज अंदर दाखिल हुए। हमें देखकर खुशी से खिल उठे थे। मुझसे भरपूर मुआनिका करके उन्होंने पलवशे के सर पर हाथ रखा। यकीनन मुझे पलवशे बेटी को देखने की सादत हासिल हो रही है। उनका खुलूस देखते हुए पलवशे महजूब हो गई थी। बगैर जान पहचान के इतनी पजीराई मिले तो आदमी की यही कैफियत होती है। चचा शमरेज ने मेरे साथ नशिस्त संभालते हुए बेटे को कहा, समर खान अपनी बाजी को बुला लाओ। मैंने हल्का सा एहतजाज किया, सुबह आ जाएगी ना? चचा शमरेज हंसे। दूसरा दिन है, उसकी आंखें माथे पर टंगी हैं। बरवक्त इत्तला न दी तो कता ताल्लुक करने पर तुल जाएगी। मैंने तजाहुल आरिफाना से काम लिया। वजह? वो हंसे। आपने गालिबन आने से इनकार कर दिया था। यही बर्दाश्त नहीं हो रहा मोहतरमा से। समर बाप का हुक्म सुनकर कमरे से निकल गया था। हम गपशप करने लगे थे। रणा की शादी गुलगारे के छोटे देवर शमसुल इस्लाम से तय पाई थी। गपशप के दौरान ही शाम का मलगजा अंधेरा छा गया था। हम नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगे। नमाज से बमुश्किल फारिग हुए थे कि समर खान लौट आया। गुल उसके साथ नहीं थी। वो बाप को बताने लगा, बाजी कल आएंगी। शायद अब तक खफा थी। रणा खाना ले आई। खाने के बाद कहवा पिया गया और फिर इशा तक वहीं बैठे गपशप करते रहे। रणा ने पलवशा से जाने कितने सवाल पूछे थे। पलवशा मधुर तबस्सुम होंठों पर बखेरे जवाब देती रही। रणा उससे काफी मुतासिर नजर आ रही थी। मैं इशा की नमाज पढ़कर दुआ मांग रहा था जब दाखिली दरवाजे पर दस्तक हुई। समर खान दरवाजा खोलने चल पड़ा। उसकी वापसी रोशन चेहरे और गहरी नीली आंखों वाली गुलगारे के हमरा हुई थी। उसे शौहर पहुंचा गया था। अपनी बेटी रणा के हवाले करके वो बेताबी से पलवशे को लिपट गई थी। मैं भी दुआ मांगकर उनके करीब पहुंचा। अब क्यों आए हैं? नीली आंखों में गहरी खफगी और बरहमी नजर आ रही थी। मैंने उसे चिढ़ाया, तुम्हारे लिए नहीं आया, मेरी गुड़िया बहन की शादी है। वो बोली, आपने तो कहा था कि छुट्टी खत्म हो गई है। मैं साफ गोई से बोला, रणा की शादी के लिए और छुट्टी मांगी है। वो शाकी हुई और मेरे इसरार की कोई अहमियत नहीं थी। मेरी नजर पलवशे की जानिब उठी। वो मुझे घूर रही थी। यकीनन गुलगारे के गिले शिकवे उसे पसंद नहीं आए थे। गला खनकारते हुए मैंने मौजू तब्दील किया, नन्ही पलवशे किधर है? गुलगारे ने बेटी का नाम पलवशे रखा था। रणा ने बच्ची मेरी जानिब बढ़ाई। ये ले लाला जान। मैं उसके गाल चूमता हुआ बोला, अरे वाह, ये तो मेरी पलवशे से भी ज्यादा प्यारी और खूबसूरत है। गुलगारे तंजिया लहजे में बोली, ये क्या? आपकी पलवशे से उसकी माँ भी खूबसूरत नहीं है। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। आप गपशप करो, मैं शमरेज चचा से चंद जरूरी बातें कर लूं। पलवशे की तेज नजरें मुझे हरासा कर रही थी। गुलगारे बरहमी से बोली, थोड़ी देर मेरे पास भी बैठ जाएं, इतनी रात को झक मारने नहीं आई। मैंने कहा, सुबह से कौनैन की गोलियां चबा रही हो? आ तो गया हूँ, फिर नाराज होने का मतलब? उसने आंखें निकाली। अपनी बहन की शादी पर आए हो, मेरे लिए नहीं। मैं चिढ़कर बोला, अच्छा, अगली छुट्टी पर तुम्हारे लिए आ जाऊंगा। अब खुश?
वो मुंह बनाते हुए पलवश्य की तरफ मुतवज्जे हुई। एहसान न करें और मेरी प्यारी बहन को लाना मत भूलना। पलवश्य के होंठ मुस्कुराने के अंदाज में खुले, मगर ये एक नाकाम कोशिश थी। गुल शायद तवज्जो नहीं दे पाई थी या तजाहुल आरिफाना से काम ले रही थी। वो पलवश्य का हाथ थाम कर सहलाने लगी। मुझे आपको मिलने का बड़ा इश्तियाक था और राजू इतने कठोर हैं कि जरा भी परवाह नहीं है। पलवश्य नागवारी छुपाते हुए बोली, आ तो गई हूँ। वो शोखी से बोली, आप नहीं जानती कितने अरसे से राजू तरसा रहे हैं। पहली मुलाकात में दरखास्त की थी, न जाने डरते थे कि इनकी पलवश्य को छीन लूंगी। मैंने कहा, गुल मैं चचा शमरेज से थोड़ी गपशप कर लूं। लजाजत से कहते हुए मैंने एक बार फिर भागने की कोशिश की। वो बादल नखास्ता बोली, ठीक है जाएं। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उसने आवाज दी, और हाँ, मैंने बहुत सारा शहद जमा कर रखा है, वादा याद है ना? आखिरी मुलाकात में मैंने कहा था अगर पलवश्य की फिक्र ना होती तो कम से कम शहद खत्म होने तक मैं जरूर ठहरता। यकीनन उसने कुछ नहीं भुलाया था। मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, जो बच गया साथ ले जाएंगे, और मैं दूसरे कमरे में घुस गया। गुलगारे जाने अनजाने में इतनी बेतकल्लुफी से पेश आ रही थी जो मेरी बीवी को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं हो सकता था। मुझे जरा भी शुबा होता कि वो इतनी अपनायत का इजहार करेगी तो शायद पलवश्य को साथ न लाता। चचा शमरेज नमाज पढ़कर लेट गए थे। मैं उनसे गपशप कर रहा था। दौरान गुफ्तगू पूछा, गुल के बाद रणा भी अपने घर की हो गई तो बावर्ची खाना कौन संभालेगा? वो मानी खेज लहजे में मुस्कुराए। रणा की रुखसती के बाद शायद हिम्मत कर लूं। मैं खुशदिली से बोला, हिम्मत से मुराद अगर दूसरी शादी है तो ये कदम आपको बहुत पहले उठाना चाहिए था। वो साफ गोई से बोले, बेटियों की वजह से हौसला न कर सका। मैंने कहा, बीवी की मौजूदगी में शरीयत दूसरी शादी की इजाजत देती है, लेकिन बीवी न होने की सूरत ये इजाजत जरूरत का दर्जा हासिल कर लेती है। वो मुस्कुराए, देर आए दुरुस्त आए। मैं भी हंस पड़ा। रणा ने आकर बताया, लाला जान, पलवश्य बाजी और आपके लिए अलहदा कमरा तैयार कर दिया है। समर खान भी अंदर आकर अपनी चारपाई पर बैठ गया था। रणा मुझे इत्तला देकर पलवश्य और गुलगारे की तरफ चल दी। चचा शमरेज ने मशवरा दिया, थके होंगे, आपको आराम करना चाहिए। मैं सर हिलाते हुए उठ गया। जी ठीक है, सुबह गपशप करेंगे। गुज़श्ता शब भी मैं आराम नहीं कर पाया था और उस वक्त अच्छी खासी थकन महसूस हो रही थी। समर खान मुझे कमरा दिखाने आया और वापस लौट गया। पलवश्य अभी तक नहीं आई थी। मैं चौड़ी मसहरी पर लेटकर पलवश्य का इंतजार करने लगा कि उसने आते साथ मुझे जगह देना था। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। जल्द ही दरवाजे पर कदमों की चाप उभरी। कमरे में दाखिल होते ही उसने तेवरियां चढ़ा ली थी। आप कब सुधरेंगे? करीब आते ही वो फट पड़ी। मैं हकला हो गया। क्या हुआ? वो बिगड़ कर बोली, मासूम न बने। मैं तजाहुल आरिफाना से बोला, कुछ पता तो चले, खामखा क्यों डरा रहे हो? वो बोली, मजबूर न करें आपको कत्ल करके खुदकुशी करना पड़े। मैं हंसा। फुप्पो जान को मना भी करता हूँ कि सालन में ज्यादा गर्म मसाला न डालें। वो बिफरते हुए बोली, गुलगारे बीबी क्यों इतनी बेतकल्लुफ हो रही थी? मैंने दुहाई दी, यार सब कुछ बता तो दिया था। वो बोली, मगर ये जिक्र नहीं किया था कि वो आपको इन नजरों से देखती है जिसकी इजाजत मैं किसी को नहीं दे सकती। मैंने दलील दी, रोमा भी तो देखती है। वो बोली, वो अलग मामला है, उनके खुलूस की वजह से मुझे चुप साधना पड़ी। बाकी किसी एक को हिस्सेदार बनाने का ये मतलब नहीं है कि मैंने अपने राजू को चौक में रख दिया है और जिसकी मर्जी आए हक जताना शुरू कर दे। मैंने कहा, गुलगारे को भी तुमसे प्यार है, यहाँ तक कि बेटी का नाम भी तुम्हारे नाम पर रखा है। वो तुर्शी से बोली, तो जो मुझे चाहेगी उसे राजू से मोहब्बत करने की इजाजत दे दूं? मैं मुदाफियाना अंदाज में बोला, उसने मेरी जान बचाई है। वो बेपरवाही से बोली, एहसानमंद हूँ और सारी जिंदगी रहूंगी। मौका आया तो जान देकर बदला चुकाने की कोशिश करूंगी, मगर राजू में शिरकत गवारा नहीं है। मैंने सफाई दी, वो शादीशुदा है यार। वो बोली, तो शौहर की वफादार रहे। मैंने कहा, पलवश्य याद रखना वो आला किरदार की मालिक है। वो तुर्की बतुर्की बोली, उसके किरदार पर शक नहीं, अंदाज से चिढ़ है। मैं बेबसी से बोला, तुम नाकाबिले इलाज हो। उसने तंजिया नजरों से घूरा, तो गोली मार दें, निशाना आपका यूं भी खता नहीं जाता। मैं झल्लाते हुए बोला, पलवश्य पिटोगी। बोली, हाथ तो लगाओ, हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैंने कहा, यार मुझे नींद आ रही है। मैंने तंग आकर आंखें बंद कर ली थी। वो बोली, पहले कभी खफा होकर सोने की इजाजत दी है? उसके होंठों पर दिल आवेज तबस्सुम उभरा और वो मेरे चेहरे पर झुक गई। उसकी पेशकदमी का जवाब देते हुए मैंने वारफ्तगी से पूछा, क्या कोई तुम्हारी जगह ले सकता है? उसने मुंह बनाया, खौफ जगह छिनने का नहीं है, आपकी बेराहरवी से तंग हूँ। मैं बेबसी से मुस्कुरा दिया। मुझे सीधे और करारे जवाब देना उसे अच्छी तरह आता था। बीवी बनकर भी वो महबूबा के दर्जे पर फाइज थी, और ऐसी बीवी के लिए जो महबूबा भी हो, शौहर को तिगनी का नाच नचाना बाएं हाथ का खेल होता है। मैंने कहा, बस अफसोस ये है कि तुम मुझे इतनी प्यारी क्यों हो।
वो बोली, ये फकत झूठा दावा है। वो करवट लेकर नजदीक सिमटी। मुझे गर्दन पर हलावत आमेज और गर्म लम्स महसूस हुआ जो ऐलान कर रहा था कि उसे मेरी बात पर 100% यकीन है, बस गुस्से में होने की वजह से इकरार नहीं करना चाह रही थी। मैंने कहा, जानती हो तुम्हारे साथ सबसे बड़ा मसला क्या है? वो नाज से बोली, यही कि मेरे बिन रहना मुश्किल लगता है। मैंने कहा, नहीं, बल्कि ये कि तुम चूहों से भी नहीं डरती हो। उसने वारफ्तगी से एतराफ किया, आपकी जुदाई से डरती हूँ। मैं बेसाख्ता बोला, मैं भी। अगले दिन शादी के हंगामे शुरू हो गए थे। शादी हो और हल्ला गुल्ला ना हो, ऐसा वजीरिस्तान में नहीं हो सकता। गो वो इलाका अफगानिस्तान की हुदूद में दाखिल था, लेकिन वहाँ रिवाज वजीरिस्तान वाले ही थे। पलवशे, शोरगुल और हल्ले गुल्ले की वैसे ही मतवाली थी। दिन भर रक्स व सुरूद की महफिल में मशगूल रहती। घर में चूंकि गैर औरतों का भी इकट्ठ होता, इसलिए नाश्ते के बाद मैं बैठक में घुस जाता। आखिरी दिन असर के वक्त दुल्हन ले जाने वालों के लिए लकड़ी का चंद इंच लंबा खूंटा करीबन 300-350 मीटर के फासले पर गाड़ा गया। रिवाज के मुताबिक जब तक दूल्हे वाले खूंटे को गिरा न देते, दुल्हन को नहीं ले जा सकते थे, चाहे उसके लिए वो पूरी रात ही कोशिश करते रहते। दूल्हा और उसके साथियों को फायर की दावत दी गई। चूंकि ये तकरीब चचा शमरेज की हवेली से मुत्तसिल मैदान ही में बरपा थी, इस वजह से औरतें छत पर चढ़कर तमाशा देख रही थी। मेरे अंदाजे में हदफ का फासला क्लैशनकोफ की कारगर रेंज से थोड़ा ज्यादा था। दूल्हा और उसके दोस्त बारी बारी निशाना आजमा रहे थे, मगर कामयाबी किसी के नसीब में नहीं थी। उमूमन तो दूल्हे वाले खूंटे को मामूली सा जमीन में दबाते हैं कि जरा सा गोली करीब क्या लगी और खूंटा गिर गया। इसी तरह वो ज्यादा से ज्यादा 100-150 मीटर के फासले पर खूंटा गाड़ते हैं ताकि जल्दी ही जान छूट जाए। मगर वो खूंटा कुछ ज्यादा ही गहराई में दबाया गया था कि जब तक गोलियां मार मार कर उसे तोड़ा न जाता, जमीन से नहीं निकल सकता था। फासला भी ज्यादा था। मुझे ये किसी की शरारत लग रही थी। या तो उसके पीछे पलवशा का हाथ था या गुल ने ऐसा किया था। दूल्हे के ज्यादातर दोस्त किस्मत आजमाई कर चुके थे, लेकिन खूंटा उनका मुंह चढ़ाता हुआ कायम दायम था। कई मैगजीनें खाली करके भी उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। अब तो दूल्हे के दोस्त निशाना साधने से कतराने लगे थे। मैं चचा शमरेज के पहलू में बैठा दिलचस्पी से उनकी कोशिशों को देख रहा था। वहाँ मौजूद लोगों में फकत चचा शमरेज ही मुझे जानते थे, बाकी लोगों के लिए मैं अजनबी था और मेरा तारुफ करवाने या अपनी निशानेबाजी से उन्हें मुतासिर करने का कोई शौक या इरादा नहीं था। उसी वक्त समर खान करीब आकर मेरे कान में सरगोशी करने लगा। लाला जान, गुलबाजी कह रही हैं कि खूंटा काफी गहराई तक ठोंका गया है, इसलिए टूट सकता है, गिर नहीं सकता। मैं मुस्कुराया तो समर खान बोला, कह रही हैं आपको फायर करना होगा। मैंने मुस्कुराकर पूछा, कहाँ है वो? समर खान ने हवेली की छत की तरफ इशारा किया। वहाँ खड़ी हैं, पलवशेबाजी भी उनके हमरा हैं। मैंने मुंह बनाया, पहले से शक था ये कुछ ऐसा ही करेंगी। समर खान ने मजीद इंकिशाफ किया, गुलबाजी कह रही हैं 3 गोलियों में ही खूंटा गिराना होगा। चचा शमरेज ने भी हमारी बातों पर कान धरे थे। मेरी तरफ झुककर दबे लहजे में बोले, बेटा वक्त जाया हो रहा है। मुझे पता होता पलवशे बेटी और गुल ये शरारत करेंगी तो उन्हें कभी खूंटा लगाने न भेजता। शमरेज चचा के दरखास्त नुमा हुक्म पर मुझे उठना पड़ा। 300-350 मीटर के फासले पर निशाना लगाना मेरे लिए मजाक ही था, लेकिन उस सूरत में जब मेरे पास स्नाइपर राइफल होती। क्लैशनकोफ असॉल्ट राइफल है और सिफर होने के बावजूद उससे इतनी बारीकी में निशाना नहीं साधा जा सकता। हर हथियार की गोली में बारूद की मखसूस मिकदार होती है, लेकिन फिर भी बारूद जांचने वाले पैमाने को वजन की एक ब्रैकेट बताई जाती है। जैसे G3 की हर गोली में 382 ग्रेन से लेकर 394 ग्रेन तक का बारूद मेयारी तस्वुर किया जाता है, और ऐसा युर्शी राइफलों में होता है। बारूद की मिकदार का जरा सा फर्क गोली को हदफ से ऊपर नीचे कर सकता है। इसके बरक्स स्नाइपर राइफलों में हर गोली के अंदर मुकर्रा मिकदार में ही बारूद पड़ता है, इसमें कमी बेशी का एहतमाल नहीं होता। अलबत्ता एक ही हथियार के एमुनिशन को जब मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं तो हर कंपनी एमुनिशन में अपने हिसाब से बारूद डालती है, और फायरर की आसानी को हर कंपनी अपने तैयार करदा एमुनिशन के साथ फायरिंग टेबल भी जारी करती है ताकि फायरर एमुनिशन जांचने के झंझट से बच जाए। मैं ये मालूमात हाजरीन को नहीं समझा सकता था और ना ये उनके मतलब की बात थी। उनके लिए फकत एक ही दलील थी कि ये गज है और ये मैदान। खूंटा गिर गया तो वाह वाह, निशाना खता हो गया तो इस्तेहजाई नारे। अलबत्ता एक बात मेरे हक में चाहती थी कि वहाँ मुझे जानने वाला कोई न था कि नाम को बट्टा लगता। चचा शमरेज के कुंबे या पलवशे को समझाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। अलबत्ते गुल ने दूसरी खवातीन के सामने कोई लाफजनी की होती तो यकीनन उसकी सुबकी होती। बहरहाल सर पर पड़ी मुसीबत को गले लगाना मजबूरी बन जाती है।